एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो एंड आई एम ऋतु शर्मा, हैविंग 18 प्लस years of experience in my teaching field. तो बेटा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी हम आप लोगों को साइंस के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की वीडियोस प्रोवाइड करवा चुके हैं। अभी हमारे पास फिजिक्स का लास्ट सेकंड चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी। तो कुछ स्कूल्स में तो क्या किया गया था, इसको फर्स्ट टर्म में ही इंक्लूड कर लिया गया था। बेसिकली चैप्टर जो है वो सेकंड टर्म में आता है। चलो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट टर्म का या सेकंड टर्म का, क्योंकि फाइनल में तो पूरी बुक ही आनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्क एंड एनर्जी। और ये चैप्टर बेटा ऐसा है कि स्टार्टिंग में तो बच्चे समझते हैं यार मैडम ये फिजिक्स का चैप्टर है इतना इजी, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। हाँ ये इजी है, लेकिन इसका जो थियोरेटिकल पोर्शन है ना वो तो काफी ज्यादा इजी है। बट हाँ न्यूमेरिकल्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स है तो वहां पर थोड़ा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्क एंड एनर्जी। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो वर्क है इसका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या मतलब है। और अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क वर्ड का क्या मतलब है। अब देखो एवरीडे वर्सेस साइंटिफिक मीनिंग, कि हम डे टू डे लाइफ में और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का वो नजरिया पढ़ेंगे। इन डे टू डे लाइफ, work often refers to any strenuous activity such as studying, attending classes, or carrying a heavy load, regardless of the physical outcome. मतलब कि जितनी भी आप ऐसी स्ट्रेनियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को बैठकर। एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज कोई बच्चा है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसका नाम है डॉली। तो डॉली के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए डॉली क्या करती है, पूरे दिन बेड पर बैठी रही, वहीं बैठे बैठे वो क्या कर रही है, या टेबल चेयर पर भी बैठी रही, कहीं पर भी हम मान सकते हैं कि वो नोट्स बना रही है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर रही है, न्यूमेरिकल सोल्व करके देख रही है। और कई कई घंटे, मतलब कि मान लो सुबह 8 बजे से बैठी थी और दोपहर को 4 बजे वहां से उठी है, मम्मी ने वहीं उसको नाश्ता लंच वगैरह सब दे दिया। फिर 4 बजे के बाद थोड़ा वो कोई एक दो क्लास लेने गई, उसके बाद 7 बजे से फिर स्टिल बैठी हुई है। तो घर वाले क्या कहेंगे बेटा, किसी बुआ का, मासी, ताई, चाची का फोन आ गया तो मम्मा क्या कहेंगी, यार मेरी डॉली तो आज की डेट में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है, सुबह से बैठी हुई है। होता है ना सबके साथ ऐसा, सबकी मम्मी ऐसे ही कहती है। उस समय तो मम्मी को लगता है कि बस मेरा बच्चे से ज्यादा कोई हार्ड वर्क कर ही नहीं है इस पूरी दुनिया में, और मम्मी वहीं पर आपको बस बेटा तू पढ़, वहीं पर चाय कॉफी दूध जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पहुंचा रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी बच्चे की बात करूं, डोली की, और वो यही सारी एक्टिविटीज कर रही है, लेकिन साइंस उसको बोलता है कि साइंस के अकॉर्डिंग डोली ने यहाँ पर वर्क डन नाम मात्र के बराबर किया है। आपको अरे मैडम ऐसे कैसे, बेचारी सुबह से बैठी हुई थी, सुबह से पढ़ रही है। तो इसीलिए एक और कुछ देखते हैं पहले चीजें, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कब माना जाएगा, मतलब कि डे टू डे लाइफ में हम लोग चाहे कोई मेरी कोई फिजिकल आउटकम हो रही है या नहीं, उसको हम लोग बोल देंगे ऐसी एक्टिविटीज को कि भाई वर्क डन हो रहा है। लेकिन साइंस में, in science the term work has a precise definition and is done only when two conditions are met. साइंस के अकॉर्डिंग वर्क डन का एक बहुत ही अमूल्य इसकी परिभाषा है, और उस परिभाषा को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर दो कंडीशन है। अगर वो दो कंडीशन हैं तो ही जाकर साइंस के अकॉर्डिंग वर्क डन होगा, अदरवाइज नो। क्या है वो दो कंडीशन? नंबर 1, a force acts on an object, कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना जरूरी है। द ऑब्जेक्ट मूव्स और डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और दूसरा, जब हमने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो ही बोला जाएगा कि वर्क डन हुआ है। तो चलिए समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क पहले पढ़ लेते हैं। वर्क इज नॉट डन व्हेन,
साइंस के अकॉर्डिंग अभी हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, मतलब कि दो कंडीशंस है अगर जरूरी, तो अब इसको कैसे समझते हैं। मान लो यू पुश अ ह्यूज रॉक एंड इट डज नॉट मूव। अब आप रॉक तो खैर कहाँ से लेकर आओगे, तो आप क्योंकि अभी 9th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप ये मान लो कि घर में कोई अलमीरा है, ठीक है, पूरी फिल्ड है कपड़ों वगैरह से। अब आपकी मम्मा जो है रूम की सेटिंग चेंज करना चाह रही है। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी, मासी, बुआ, ताई, चाची सभी जो है या तो ओकेजनली या टाइम टाइम पर रूम की सेटिंग चेंज करती रहती हैं। आज अलमीरा इधर रखी है तो कुछ दिन बाद उधर रख देंगी। उनका मेन पर्पज ये होता है कि भाई अच्छे से सफाई भी हो जाएगी और थोड़ा सा मुझे अब अपने रूम का जो लुक है वो भी चेंज करना था। अब मैम मैम वो सॉरी आपकी मम्मा ने आपसे बोला कि बेटा जरा ये अलमारी सरका के ना उधर कर दो। अब आपने क्या किया, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन आपसे अलमारी जो है वो टस से मस नहीं हुई। आपने बहुत ताकत लगाई अपनी और आप बिल्कुल बुरी तरह से थक गए। इस कंडीशन में साइंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो अलमीरा हमारी हिली नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए नहीं मिला, इवन दो यू हैव अप्लाइड फोर्स, तो इस कंडीशन में साइंस के अकॉर्डिंग यू हैव नॉट डन वर्क। समझ गए? क्योंकि फोर्स तो लगा, हमने क्या पढ़ा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होनी चाहिए। इस वाले केस में केवल क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। उस अलमीरा के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो वर्क डन नहीं हुआ। दूसरा, यू स्टैंड स्टिल विद अ हैवी लोड ऑन योर हेड। ठीक है, अब आज के जमाने में तो इस तरीके की पनिशमेंट्स जो है वो टीचर लोग नहीं देते हैं, लेकिन हम लोगों के टाइम पर ऐसे होता था। टीचर क्या पनिशमेंट दे देती थी, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि अभी तो देखो मेरे पास ये सपोज नोटबुक है, इस नोटबुक की जगह टीचर लोग क्या करते थे, अगर मान लो होमवर्क नहीं किया, लर्न नहीं करके लेकर आए, तो टीचर क्या करे थे, उसी बच्चे का बैग उसके सर पर रख दिया, ठीक है, और उससे बोला कि तू 10 मिनट्स ऐसे खड़ा रहे, ऐसे। क्लियर? अब क्या हुआ जी, यहाँ पर आप खड़े हो जी। अब टीचर के अकॉर्डिंग चाहे 10 मिनट खड़े हुए, 15 मिनट खड़े हुए, आधा घंटा खड़े हुए, घर वालों के अकॉर्डिंग तो भैया घर वाले अगले दिन नहीं आ जाएंगे। आज की डेट में अगर ऐसा कर दिया किसी टीचर ने, हमारे बच्चे से इतना काम करवाया मैडम ने, हमारे बच्चे को बाहर खड़ा कर दिया, वो बेचारा थक गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अब साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस दिस केस में भी वर्क डन नहीं हुआ। बेशक से आप उस हैवी लोड की वजह से थक गए हो, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपने काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या नहीं हो रही है बेटा, किसी तरीके की डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि साइंस के अकॉर्डिंग वर्क डन कब माना जाएगा, जब फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। अब देखो मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने सबने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी कि मान लो कोई बच्चा अकेला जा रहा है, ठीक है, आज उसके फ्रेंड्स जो है वो छुट्टी पे थे, अकेला ही स्कूल से छुट्टी हुई और घर जा रहा है। अब अकेला जा रहा है बेचारा, दो दोस्त होते हैं तो बातें करते करते चले जाते हैं, एक दूसरे के शोल्डर पर हाथ रखे। अब वो बेचारा अकेला जा रहा है, तो क्या करता है, उसको रास्ते में कोई पेबल, कोई कंकड़ दिख गया तो उसको ऐसे किक मारता है ना। किक मारी, उसने चलता जा रहा था, किक मारी उस पेबल में, कंकड़ में, पत्थर थोड़ा सा दूर जाकर उछल गया, फिर वो उसके पास चलकर गया, फिर वहां पर उसको किक की। तो ये वाला प्रोसीजर जो है वो कब तक करता रहता है कि अब आ रही है ना हंसी, आपने भी क्योंकि ऐसा कभी ना कभी जरूर किया होगा। तो हमारी जब तक हम उस बेचारे पत्थर का पीछा नहीं छोड़ते, जब तक वो हमारी रीच से दूर नहीं चला जाता, मीन्स या तो मैंने उसको किक किया, अब वो रोड के उस साइड चला गया, तो वैसे बता रोड क्रॉस करके तो वो बच्चा उसको किक करने नहीं जाएगा। या फिर हो सकता है कि किक करते 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 उसका घर आ गया, पत्थर बेचारा बाहर पड़ा है, बच्चा अपना घर के अंदर चला गया। तो इस केस में अब घर वालों ने अगर देखा तो घर वाले क्या कहेंगे, यार सीधा सीधा नहीं चल सकता, सड़क पे मटर गश्ती करता हुआ आ रहा था, कोई काम नहीं करा घर वालों की नजर में आपने। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने काम किया है उस पत्थर के टुकड़े के ऊपर, क्योंकि आपने उसमें फोर्स लगाया और फोर्स लगाने की वजह से उस कंकड़ या उस पत्थर के टुकड़े के अंदर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इन दोनों केसेस की अगर मैं बात करूं तो यू एक्सर्ट एनर्जी, बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक डेफिनेशन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सो वर्क डन इज जीरो। क्लियर? चलिए जी, वर्क इज डन व्हेन, अब साइंस कब मानती है कि भाई काम होगा, यू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स। अब मान लो
अगेन मैं इस नोटबुक की हेल्प ले लेती हूँ। सपोज ये नोटबुक पहले टेबल पर रखी हुई थी, ठीक है, मैंने इसको उठाया और ऐसे अपने सिर के ऊपर ले गई। घर वाले के अकॉर्डिंग कोई काम कर रहे हैं नहीं, लेकिन इस कंडीशन में साइंस क्या बोल रही है जी, मैंने इस नोटबुक के ऊपर काम किया, ये यहाँ रखी थी, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाकर इसके अंदर अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई, मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो गई, दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू द साइंस इन दिस केस वर्क हैज बीन डन। ठीक है, अब एक और ऐसा एग्जांपल बता दूं कि घर वाले तो गालियां देते हैं जी इसमें कि यार कौन सा काम करा है, साइंस के अकॉर्डिंग काम किया जी आपने, देखो कौन सा, यू क्लाइम द स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस और क्लाइम अप अ ट्री। मान लो कई बार आप लोगों ने भी ये वाला एक्सपीरियंस कर रखा है, और पहले के जमाने में अपने आप ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ कर देखोगे कि क्या होता था। मान लो जी किसी की बारात निकल रही है, ठीक है, बेशक से हम नहीं जानते जी कौन सी फैमिली है क्या है कुछ नहीं, लेकिन सबकी क्यूरियोसिटी क्या है जी, दूल्हे का चेहरा सबको देखना है। अब उस दूल्हे का चेहरा देखने के लिए मान लो जी मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पर है और क्राउड बहुत ज्यादा होने की वजह से मुझे दूल्हे का चेहरा नहीं नजर आ रहा, तो मैं क्या करूंगी, भाग कर गई या लिफ्ट की हेल्प लेकर मैंने सेकंड फ्लोर वालों की चली गई जी, वहां से देख रही हूँ मैं। आप लोगों ने भी करा ना कि जैसे कभी लेकर जा रहे हैं जैसे गणपति विसर्जन के लिए, या कभी दुर्गा माता जी को लेकर अभी नवरात्रि में लेकर जाते हैं उनकी प्रतिमा को, तो लोग बाग दर्शन करने के लिए अगर नीचे से नहीं दिख रहा तो ऊंची ऊंची जगहों पर चढ़ जाते हैं, है ना। तो पहले के जमाने में तो लोग बाग क्या करते थे, आस पड़ोस में पेड़ों पर चढ़ गए, घरों की छतों पर चढ़ गए जी देखने के लिए नीचे का सीन क्या है, नीचे का व्यू देखने के लिए। तो अब घर वालों के अकॉर्डिंग क्या होगा, घर वाले अगर देख रहे हैं जी आप ऐसे दूल्हे को देखने के लिए वहां चढ़े पड़े हो, लटके पड़े हो किसी की छत पे, तो घर वाले आके दो चपत और लगाएंगे। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, चलिए अब बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इन साइंस वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन टू मेन कंडीशंस आर मेट। ये हमने पढ़ लिया अभी कि साइंस के अकॉर्डिंग कब होगा जी, जब फोर्स भी लग रहा है और ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है उसी डायरेक्शन में अगर हो रही है जब वर्क डन जिधर से लग रहा था, तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क डन किया गया। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब ये सारे एग्जांपल्स आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। तो बस आपको क्या लर्न करना है, ये चीज लर्न करनी है कि इफ ईदर ऑफ दीज कंडीशंस इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब कि अगर इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं है, जैसे कि इफ नो फोर्स इज अप्लाइड और द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, तो या तो फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, या विदाउट फोर्स लगने के डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो नो वर्क इज सेट टू बी डन, तो वहां पर कोई भी क्या नहीं होगा वर्क डन नहीं होगा। थस इवन इफ ए ब्लॉक पुल्स अ कार्ट एंड द कार्ट मूव्स, वर्क इज डन बिकॉज बोथ कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अब एक एग्जांपल है कि जो बैल है वो बैलगाड़ी को खींच रहे हैं, बैलगाड़ी चल रही है जी, बैल खींच रहे हैं, तो साइंस के अकॉर्डिंग वहां पर काम किया जा रहा है। जो बुल्स थे उन्होंने पीछे जो काट लगी हुई है उसको पुल किया, मतलब एक तरीके का फोर्स लगाया। फोर्स हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, अ पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स, है ना, सिंपली। और वो क्या हो रहा है, काट मूवमेंट कर रही है, आगे की तरफ खींच रहे थे बुल, पुल सॉरी, आगे की तरफ पुल कर रहे थे बुल उसको, काट को, और जो काट है वो आगे की तरफ सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, जो हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है यहाँ पर साइंस के अकॉर्डिंग वर्क डन के लिए। तो अब बेटा कोई भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। चलिए अब पढ़ते हैं कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। When a constant force F acts on an object and causes it to move a certain distance s in the direction of the force, work is said to be done। ये बात अभी हमने पढ़ी थी। अब हमने क्या मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर F फोर्स लग रहा है, ये देखो, मान लिया ये टेबल के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक, इसके ऊपर फोर्स लगाया गया, और फोर्स लगने की वजह से अब ये यहाँ आ गया, पहले ये इधर था यहाँ गया, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन चेंज हो गई, फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स जिधर जिस साइड लग रहा है उसी डायरेक्शन में हो रही है, तो इस केस में क्या हो गया, वर्क डन हमारा हो गया। तो वर्क डन को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, फोर्स वी नो दैट रिप्रेजेंटेड बाय F, एंड डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय S। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा आपके पास, इजी सा फॉर्मूला बनकर आ गया, W इज इक्वल टू F इंटू S। क्लियर, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया है। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन,
क्योंकि जब कभी भी होता है यार आज तो उसने बहुत काम किया, मैं सुबह से बहुत काम कर रहा हूँ, 4 दिन से लगातार काम कर रहा हूँ, तो आप कोई डायरेक्शन तो मेंशन नहीं करते यार मैं नॉर्थ डायरेक्शन में काम कर रहा था सुबह से, अब मैं साउथ डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, नहीं। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, हम लोगों ने पढ़ रखा है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी। सो विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वर्क इज, दिस इज स्केलर। क्लियर? चलिए जी, अब इसकी बात आती है एसआई यूनिट की, तो द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अगर आप यहां से निकालेंगे तो क्योंकि एफ की एसआई यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर भी हो सकती है, और क्योंकि प्रोस्ट जूल ने ये दी थी इसीलिए उनको ऑनर देने के लिए इसकी एसआई यूनिट रख दी गई है जूल, जिसको सिंपली जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है जी? आपको जूल याद नहीं आ रही है तो जो फॉर्मूले से आपने यूनिट इसकी बनाई है वो भी अगर लगा दोगे तो टीचर जो है उसको क्रॉस नहीं करेगा, हाँ अंडरलाइन करके आपका हाफ मार्क्स कट कर लेगा, लेकिन एटलीस्ट मार्क्स तो मिल जाएंगे। ठीक है जी बेटा? चलिए, अब कब बोला जाए कि भाई 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन विल यू से दैट 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन का आंसर है ये, 1 joule of work is done when a force of 1 Newton displaces an object by 1 meter in the direction of the force। कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन हो गया 1 जूल। क्लियर है ना? बहुत ही सिंपल। अब इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट और इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स नहीं लग रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो नो वर्क इज डन। बार बार ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो वर्क डन है क्या ये जीरो हो सकता है कभी, क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है? तो इसके लिए पहले आपको ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो अच्छे से पढ़ना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारी बुक में कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, a force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meter in the direction of the force। तो जब कभी भी बेटा हमें न्यूमेरिकल्स आता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो क्या करना है, आपको पहले लिखना होता है गिवन। गिवन का हाफ मार्क्स होता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। तो क्या दे रखा है जी, डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट। आपको यहाँ पर वर्ड लिखने की नहीं जरूरत है, केवल आप लेटर लिख दोगे तो भी चलेगा। 2 मीटर। एफ कितना दे रखा है बेटा हमारा, सॉरी एफ इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। और डब्ल्यू हमारे से निकालने के लिए बोला गया है, बिकॉज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 इंटू 2 दैट इज 10 जूल। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्लियर है ना? तो एनसीईआरटी की बुक में ऐसे 1-2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, वहां से कर लेंगे आप। अब देखिए यहाँ पर कि कब वर्क डन नेगेटिव होगा, कब वर्क डन जो है जीरो भी हो सकता है, कब वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बेटा थोड़ा सा अ लिटिल बिट समझने वाला, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं बस सुन के कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग खर्च करना है। क्या सिनेरियो, अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड। कि हमने मान लिया, हमने कई बार आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जब कोई मान लो बैटरी वाला खिलौना था या कुछ है, बैटरी खराब हो गई तो घर वाले क्या कर देते हैं, उसमें ना रस्सी बांध देते हैं और बच्चा उसको ऐसे ऐसे चला रहा है। कई बार तो बच्चा कैसे चलाता है, ऐसे ऐसे चल रहा है, या कई बार वो अपने हाथ से ऐसे चला रहा होता है खींच कर, देखा? द फोर्स exerted by the baby in the same direction as the car's displacement। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो ऐसे पुल कर रहा है उस टॉय कार को और टॉय कार जो उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, और हमने पढ़ा है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो द वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ पर वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि दिस मीन्स द फोर्स इज हेल्पिंग द ऑब्जेक्ट मूव और इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। आप सिंपली ये समझ सकते हो, जब कभी भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है तो वर्क डन हमारा होगा पॉजिटिव।
क्लियर। अब एक और सिनेरियो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड द रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स मोशन। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है, लेकिन अब इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब कि उसकी स्पीड को रिटार्डिंग कर रहा है, कम करने के लिए लग रहा है। और कम करने के लिए जो फोर्स लगता है, या तो मान लो जी उसने फ्रिक्शन फोर्स वहां पर जो सरफेस है वो अप्लाई कर दिया, या ब्रेकिंग फोर्स जो ब्रेक अप्लाई कर दी उसने। ब्रेक अप्लाई करने से भी क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। तो दोनों ही फोर्स कौन से हैं, जो कि उसकी मोशन को अपोज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वर्क डन कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ, द फोर्स इज अप्लाइड, अच्छा सिनेरियो, बट द टेक्स्ट बिलो इट डिस्क्राइब द नेगेटिव वर्क डन। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो हमारा वर्क डन है वो हो गया नेगेटिव। चलिए अब एक और चीज देखते हैं। सम टाइम हमें कैसा क्वेश्चन आ जाता है कि सम टाइम ना हमें फोर्स का एंगल दे देते हैं कि भाई फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 45 डिग्री एंगल से लग रहा है, या फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 60 डिग्री से लग रहा है। अब आप वर्क डन निकालो कैसे होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा है तो मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देती हूँ। यहाँ पर क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में गिवन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। इन दैट केस फॉर्मूला तो यही है। अब इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू जो है वो एंगल दे रखा है 45, तो मैंने आपको सारे इनकी वैल्यू लिख देती हूँ। कॉस जीरो की वैल्यू होती है बेटा, कॉस जीरो की वैल्यू होती है हमारी 1, इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, और इसकी 90 की डिग्री वैल्यू होती है 0, और 60 की वैल्यू में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पर हमने कितना लिया है, cos 45, तो क्या बन जाएगा 10 × 5 × 1/√2, तो कितना आ गया जी 50/√2। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, √2 की वैल्यू जो है वो क्या होती है, √2 की वैल्यू फिक्स है, मतलब कि फिक्स क्या निकालते हैं उसको, जब उसका रूट निकालने अपने 8th क्लास में सीखे थे, तो यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा। अब देखो अगर तो हमारे पास ये पूछा जाए कि कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब 0 डिग्री के एंगल से लग रहा है, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल की वैल्यू हमने देखा कि फर्स्ट 1 होती है, और अगर 180 से लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन होगी। इसका एग्जाम्पल दे रखे हैं कि अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट को पुल किया जा रहा है तो वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो मोशन के सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो वहां पर पॉजिटिव वर्क डन होगा। और अगर रोकने के लिए मोशन को लगाया जा रहा है जो फोर्स, वहां पर क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक इसी तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। आप पोर्टर का मतलब होता है कुली। आप लोग रेलवे स्टेशन पर देखते हो ना, कहते हैं कि भाई साहब लोग आपका सामान उठा देते हैं, उनको बोलते हैं कुली। A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on its head 1.5 मीटर above the ground. एक कुली के पास 15 किलोग्राम का वजन उसने उठाया और अपने सिर पर रख लिया। उसके सिर और ग्राउंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर की है। हमारे से क्या पूछा है, कैलकुलेट द वर्क डन हिम ऑन द लगेज। उसके ऊपर वर्क डन निकालो कि कितना है। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है पहले तो हम गिवन डाटा देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है। मास दे रखा है 15 kg, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ऊपर की तरफ उठाया 1.5 मीटर का, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले हम निकालेंगे f की वैल्यू, बिकॉज वी नो दैट f इज इक्वल टू m/g, तो ये निकल कर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू F/S। f था 150, डिस्प्लेसमेंट थी 1.5, तो आंसर निकल कर गया 225 जूल। क्लियर है जी। चलिए तो आज की टॉपिक में, आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो जो है एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू टॉपिक के साथ लेकर आएंगे आपके लिए। तो जाने से पहले मेरा एक ही मैसेज है सब बच्चों के लिए, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वो बच्चे जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं,
और जो बच्चे ऑलरेडी हमारी वीडियोस देख रहे हैं बेटा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।